Good morning, students. Today's topics are apparent weight, then law of conservation of linear momentum, then some applications of linear law of conservation of linear momentum, and then followed by a couple of examples based on law of conservation of linear momentum. So let us start first. Apparent weight. Uh, Suppose a person is standing on a weighing machine which is placed on the floor of a lift. In small m is the mass of person who is standing on the weighing machine. Uh, when a person stands on weighing machine, then he exerts force on the weighing machine with his feet. This force is called weight. वेट एज आई टोल्ड यू कि अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है एंड दिस फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ पर्सन मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो वेट इज ए फोर्स. सो अर्थ उस आदमी के ऊपर mg फोर्स लगा रही है. वट वेइंग मशीन जो है इसको नीचे आने से रोक रही है. So how weighing machine can prevent person from falling? By applying equal and opposite force on his feet. जैसे this is the top surface of weighing machine. यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है तो उसने अपने पैरों से इसको पुश किया. If his mass is 50 kg तो उसके ऊपर अर्थ 500 न्यूटन फोर्स लगाएगी. 50 kg मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ g, सो इट कम्स आउट 500 kg मीटर सेकेंड -2 और kg मीटर सेकेंड -2 को हम न्यूटन कहते हैं. तो इट इज़ वेट ऑफ पर्सन. इतनी फोर्स लग रही है. बट द सरफेस ऑफ विंग मशीन इसको नीचे आने से रोक रहा है. तो ये है फोर्स जो वेइंग मशीन ने आदमी के पैर पर लगाई. ये फोर्स नीचे की तरफ वेइंग मशीन पर W फोर्स 500 न्यूटन. तो आई कैन राइट हियर फोर्स ऑन वेइंग मशीन जो लगाई वेइंग मशीन. सिंस the person is at rest, तो when a body is at rest तो उसके ऊपर net force 0. तो person is at rest, therefore ये force जो अर्थ लगा रही है इसको अगर कैंसिल करना हो तो कोई दूसरी फोर्स जो इतनी ही हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे वो कैंसिल कर सकती है इसको. तो दिस इज 500 न्यूटन फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड एंड इट कैन बी कैंसल्ड बाय अनदर फोर्स जो कि 500 न्यूटन ही हो और ऊपर की तरफ लगे. तो ये है फोर्स जो आदमी के पैर पर ऊपर की तरफ लगाई बाय टॉप सरफेस ऑफ द वेइंग मशीन. सो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पर्सन. ये है फोर्स जो अर्थ लगा रही है नीचे की तरफ और ये इस फोर्स के कारण ही इज़ नॉट गोइंग डाउन. क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज वेइंग मशीन ने क्या किया, इसके पैर पर इतनी ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाई और ये दोनों फोर्सेस आपस में कट गई. इफ़ दिस इज़ 500 न्यूटन इट इज़ ऑल्सो 500 न्यूटन. तो नेट फोर्स ऑन पर्सन इज 0. दिस फोर्स विच इज़ एक्सर्टेड बाय इट इज़ फोर्स ऑन फीट बाय weighing machine. This is called apparent weight. Weighing machine. This is called apparent weight. So we will study different cases. So here is apparent weight when lift is moving upward or downward with uniform speed. ये हमारी लिफ्ट और एलिवेटर, ये है weighing machine और ये इसके ऊपर जो आदमी खड़ा हुआ है.
तो इन फोर्सेस को वन थिंग मोर, इस फोर्स को अगर ये आदमी है, ये फोर्स W मैं यहाँ दिखा सकता हूँ नीचे की तरफ, दिस इज W, और इस फोर्स को यहाँ से उठा के इधर। सो दीज आर टू फोर्सेज, इनको इट इज़ द बेटर वे टू शो। ऐसे भी दिखाया जा सकता है, लेकिन इस फोर्स को मैं यहाँ ले गया ऊपर की तरफ और ये W नीचे की तरफ। So this is the weight of the person. This is reaction, or which is called apparent weight. Then we know F is equal to ma. It is Newton's second law. I have also told you earlier कि ये force net force होती है. This is net force or resultant force. सो कितनी फोर्सेस लग रही है इसके ऊपर, आदमी के ऊपर? एक W नीचे की तरफ, एक R ऊपर की तरफ. तो लेट अस टेक अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव. सो R विल बी पॉजिटिव, W विल बी नेगेटिव. ऊपर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ बाई एक्सिस की तरफ है R. सो नेट फोर्स इज R माइनस W. एक ऊपर की तरफ लग रही है, एक नीचे की तरफ. दिस इज द मास ऑफ पर्सन, दिस इज द एक्सेलरेशन. सिंस लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी अगर नहीं चेंज हो तो एक्सेलरेशन जीरो होता है. सो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम, से 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, टी जो भी हो, दिस इज जीरो. सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, चाहे लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए चाहे नीचे की तरफ आए कांस्टेंट स्पीड से. सो व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में एक्सेलरेशन विल बी जीरो. सो पुट ए जीरो, सो आर माइनस डब्ल्यू is equal to 0 means R is equal to W. So apparent weight is equal to true weight. This W is called true weight. Now second case when lift is moving with uniform acceleration A in upward direction. So ये है acceleration, this is person. मैंने लिफ्ट नहीं दिखाई है यहाँ पे, ये वेइंग मशीन है जो पड़ी हुई है और उसके ऊपर आदमी खड़ा हुआ है. सो ये फोर्स ऊपर की तरफ, ये W नीचे की तरफ और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है. तो what is the resultant force? R will be positive again, this is negative, A is also positive. So it is equation of motion. According to this equation, दो forces लग रही है, R positive, W negative. So it is R minus W is equal to ma and W is equal to mg. इसको इधर ले जाइए और ये it gives you ma plus mg. So R will be greater than true weight. Say this is R is mg plus ma. सो से मास 50 किलो, g की वैल्यू 10, तो ट्रू वेट इज 500 न्यूटन और ये 50, एक्सेलरेशन इज 200, तो इट इज 600 न्यूटन. सो एपरेंट वेट ज़्यादा हुआ. ट्रू वेट इज 500 बट एपरेंट वेट इज 600 न्यूटन. सो इट इज़ आस्क्ड इन 1 मार्क कि एपरेंट वेट ज़्यादा कब होगा? तो व्हेन इट विल बी मोर than the true weight when lift is moving upward with some acceleration. Now next case is when lift is moving downward. इसमें ऊपर था पॉजिटिव और इसमें A नीचे की तरफ हो गया, A will be negative. So again R will be positive, W negative, A is also negative. तो इसमें now resultant force again R positive, W negative. So R minus W is the resultant force M और acceleration इसमें negative. So it gives you R is equal to W minus ma और W you can put mg. तो इसमें mg से ma subtract हो गया. You can see here now it is mg minus ma. So true weight 50 किलो, मास 10, g की वैल्यू 50 से एक्सेलरेशन is again 2, so it is 400. So इस केस में जो apparent weight होगा that will be less than 500 means 500 क्या है? True weight. Now when lift falls freely, now freely mean जो केबल सपोर्टिंग लिफ्ट स्नैप सपोज, तो ये जैसे सेब गिरता है या आम गिरता है पेड़ से फ्रीली, वैसे ये गिरा है. तो जब कोई बॉडी फ्रीली गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाता है. तो अगर ये एक्सेलरेशन a है जो केबल ने सपोर्ट कर रखा है लिफ्ट को, तो एक्सेलरेशन विल बी लेस देन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट इफ़ केबल स्नैप्स टूट जाती है तो इसका एक्सेलरेशन लिफ्ट का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या इक्वल टू g.
सो ये है व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, दिस ए विल बिकम इक्वल टू जी एक्सेलरेशन। तो ये ए मैं जी के बराबर पुट कर दूंगा, या इस इक्वेशन को ले लीजिए, ये आ गया आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम और ये माइनस जी, ये आ जाएगा। सो डब्ल्यू इज एम जी ए माइनस का है, ए माइनस का, आर इज जीरो एंड वी से दैट पर्सन इज इन स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, apparent weight of person is zero. So when apparent weight of a person is zero, then that state is called state of weightlessness. Now example on apparent weight. Find apparent weight of a man weighing 49 kg when lift is going upward with acceleration a is equal to 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर डाउनवर्ड इसी एक्सेलरेशन से एंड देन फॉलिंग फ्रीली। सो दिस इज़ द फिगर, दिस इज़ अ मैन, इसके ऊपर एक फोर्स नीचे की तरफ एम जी, ये ऊपर की तरफ, और एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो नेट फोर्स जो हमारा रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू एम, नेट फोर्स इज आर माइनस एम जी, और ये एम ही रहेगा। सो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, एंड आर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आइए, ए प्लस जी, सो इट गिव्स यू apparent weight. When lift is moving downward, acceleration अब नीचे की तरफ हो जाएगा, is equal to minus 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें it was positive 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब now equation is आर माइनस, या तो ऐसे लिख लीजिए, ये आएगा सेम आएगा, दिस इज आर माइनस एम जी, दिस द रिजल्टेंट फोर्स, इसकी जगह पे दिस द रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ पर्सन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन। सो एक्सेलरेशन इज माइनस नेगेटिव, सो इससे ये आ जाएगा हमारा, देन आर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए, और दिस गिव्स यू apparent weight. Then third, when lift is falling freely, so then what we will do, this acceleration will become equal to g and apparent weight will be 0. Now this was all about apparent weight. Now next topic is law of conservation of linear momentum. It is very important law, it will be extensively used, and so far no violation has been observed. It states that when no external force acts on the system or particles, the linear momentum of the system is conserved. We will give its proof. Now consider a system, suppose there is a gas in a balloon, तो there are large number of particles. चलिए हम उनका nomenclature कर देते हैं, particle number 1, particle number 2, और there are n particle in that balloon. So जो पहला पार्टिकल है 1 नंबर, उसका भार m1, 2 नंबर पार्टिकल जिसको नाम दिया उसका भार m2, इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1, 2 नंबर की v2, इसी तरह 3 नंबर का मास m3 और वेलोसिटी v3। तो मास पहले पार्टिकल का मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी, यह आ गया लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल, दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल। सो सभी पार्टिकल का मोमेंटम अगर हम ऐड कर देंगे तो इट विल गिव अस मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम प्लस सेकेंड पार्टिकल का मोमेंटम, सो ऑन nth पार्टिकल का मोमेंटम, इट इज़ द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच आर इन द बैलून। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ वी नो dp by dt is equal to net force, external force. I repeat, this force is external force. तो since no external force acts on the system, अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाई जाए, तो अगर ये फोर्स 0 हो तो इसकी जगह 0 पुट कर दीजिए, तो दिस इक्वेशन gives us dp vector by dt is equal to 0. Now this side is 0, ये 0 है तो ये साइड भी 0 ही आनी चाहिए,
क्योंकि जीरो ही जीरो के इक्वल हो सकता है। ये साइड जीरो है तो ये भी जीरो आनी चाहिए। ये अगर 5 आता है, 5 इज इक्वल टू जीरो, नो, इट्स नॉट ट्रू। सो वी कैन से दिस इक्वेशन कैन बी सेटिस्फाइड इफ this side is also 0. तो when this side will be 0 if p is constant, because constant का डेरिवेटिव 0 होता है। so if p is constant तो इसका डेरिवेटिव टाइम के साथ 0 आ जाएगा, तो इधर भी 0 आ जाएगा, 0 is equal to 0. so we can say it implies p is equal to constant, only then this equation can be satisfied. सो p कांस्टेंट मीन सारे पार्टिकल का मोमेंटम कांस्टेंट और ये सारे पार्टिकल का मोमेंटम, दिस इज अ ट्रू कांस्टेंट। सो इट प्रूव्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज जीरो देन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। नाउ couple of examples of law of conservation of linear momentum. रिकॉइल ऑफ गन, गन यू नो जब फायरिंग की जाती है तो पीछे की तरफ धक्का देती है। तो पहले बुलेट का मास m, बुलेट रेस्ट में बिफोर फायरिंग, गन का मास कैपिटल M, इट इज़ ऑल्सो एट रेस्ट। तो दिस इज़ द मोमेंटम ऑफ बुलेट, जीरो हो गए, रेस्ट में है। दिस इज़ मोमेंटम ऑफ गन, ये भी जीरो। सो इनिशियल मोमेंटम मीन्स बिफोर फायरिंग बुलेट का मोमेंटम भी जीरो है, गन का मोमेंटम भी जीरो है। सो टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज जीरो। इन अवर सिस्टम देयर आर टू एंटिटीज, पहला बुलेट और दूसरा गन। गन से बुलेट को निकाला जाए तो दो पार्ट हो जाएंगे, तो दोनों का मोमेंटम जो है मिला के जीरो बिफोर फायरिंग। जब हमने फायरिंग करी तो बुलेट आगे की तरफ जाएगी, ये हो गया बुलेट का मोमेंटम, स्मॉल m बुलेट का भार, ये कैपिटल M बंदूक का भार, बंदूक से बुलेट निकल गई। तो ये मोमेंटम ऑफ गन, क्योंकि कोई बाहर से फोर्स नहीं लगी, जो गन के अंदर हमने बारूद भर रखा था उसके कारण बुलेट अंदर गई। सो एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं लग रही है, तो इसका मतलब जितना मोमेंटम पहले था सिस्टम का उतना ही बाद में होना चाहिए। अगर मान लिया पहले मोमेंटम जीरो था तो अब जीरो कब आ सकता है, से ये है मोमेंटम ऑफ बुलेट इधर गई, इसका मोमेंटम 70, तो ये पॉजिटिव 70 है मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो गन का मोमेंटम अगर इतना ही पीछे की तरफ हो, विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो ये -70, दोनों को ऐड करेंगे, जीरो आ जाएगा। सो वी कैन से टू कंजर्व लीनियर मोमेंटम, तो ये जो फॉरवर्ड मोमेंटम ऑफ बुलेट है ये तभी ही कट सकता है, जीरो तभी मोमेंटम होता है दोनों का मिला के, बुलेट और गन का, अगर गन इतने ही मोमेंटम से पीछे की तरफ धक्का दे। सो ये है मोमेंटम ऑफ बुलेट, इसमें ये गन का मोमेंटम -70, तो ये इनिशियली बिफोर फायरिंग जीरो और आफ्टर फायरिंग भी जीरो। तो सिंस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होनी चाहिए। फाइनल मोमेंटम ये है और ये इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो इट गिव्स v इज इक्वल टू -mv/n। तो सी ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट और ये वेलोसिटी ऑफ गन, दोनों के बीच में नेगेटिव साइन, इट शोज दैट दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, बुलेट आगे जाएगी तो गन बिल्कुल उसी लाइन में पीछे आएगी। एंड वन मोर थिंग विच इट शोज इज कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गन, जितना ज़्यादा भार होगा गन का उतनी ही कम वेलोसिटी से धक्का देगी हमारी बंदूक। एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम, दिस इज मोमेंटम ऑफ बुलेट, ये होना चाहिए माइनस मोमेंटम ऑफ गन।
से इसका भार है बंदूक का 10 किलो, तो ये आ रही है हमारी 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से पीछे धक्का दिया, और इसका भार ये है मान लिया 1 ग्राम, और दिस इज़ 1 यूनिट में छोड़ रहा हूँ, या चलिए इसको दिस इज़ 10, इसको अगर हमने 10 करना है तो इट शुड बी 1 2 3 and this is 0 point, this is mass of bullet, 0.01 is mass of bullet, this is velocity of bullet, तो ये this comes out 10 kg मीटर सेकेंड -1, और ये -10 kg मीटर सेकेंड -1, क्योंकि देखिए इसका मास कम है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, गन का भार ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। Now then second example, when a person jumps out of a boat to the shore, the boat slightly moves away. जब तक आदमी बोट के अंदर था, ये शोर पे खड़ी है और इसके अंदर आदमी तो खड़ी है, मैन इज ऑल्सो एट रेस्ट, बोट इज ऑल्सो रेस्ट, दोनों का मोमेंटम 0, तो जब ये आदमी इधर छलांग लगाएगा, अगर इसका मोमेंटम 10 है, अच्छा इनिशियल मोमेंटम वो 0 बिफोर जंपिंग, दोनों का मोमेंटम मिला के 0, तो उसके बाद भी 0 रहना चाहिए बिकॉज देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर आदमी इधर आता है तो बोट हैज़ टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, इधर आदमी जंप करता है तो ये उसका मोमेंटम, और ये कब 0 हो सकता है, जब बोट पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसके, तो ये दोनों आपस में फिर कट जाएंगे। तो बिफोर जंपिंग मोमेंटम 0 था, और आफ्टर जंपिंग भी 0 रहेगा। देन रॉकेट प्रपल्शन में क्या होता है कि फ्यूल चलाया जाता है, रॉकेट के नीचे एक बहुत बारीक सा होल होता है जिसको हम नोजल कहते हैं। तो व्हेन फ्यूल इज बर्न्ड, दिस इज पेलोड, जब फ्यूल जलाया जाएगा तो इस नोजल से, व्हेन दिस रॉकेट इज एट रेस्ट, ये फ्यूल इट इज एट रेस्ट, रॉकेट इज रेस्ट, तो रॉकेट का मोमेंटम और फ्यूल का मोमेंटम 0, तो इनिशियल मोमेंटम इज 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये गैसेस नीचे की तरफ आएगी इस नोजल से, तो इनका डाउनवर्ड मोमेंटम से -10 kg मीटर पर सेकेंड, तो 0 कब पहुँचता है सारा टोटल मोमेंटम ऑफ द रॉकेट, ये रॉकेट ऊपर की तरफ इतने ही मोमेंटम से जाना चाहिए, इसका -10 और रॉकेट का 10, जब रॉकेट का पॉजिटिव 10 होगा तभी ही ये दोनों मोमेंटम 0 होंगे मिला के ऐड करके। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रपल्शन। एक्सप्लोजन ऑफ अ बॉम्ब, दिस इज बॉम्ब एट रेस्ट, इट्स मास इज 10 kg सपोज, तो इसका मोमेंटम 0, ये फट गया, एक्सप्लोड हो गया, तो इनिशियल मोमेंटम 0 था एक्सप्लोजन से पहले, तो एक्सप्लोजन के बाद भी ये जो इसके 2 फ्रेगमेंट है इनका मोमेंटम मिला के 0 होना चाहिए। तो सपोज इसका भार 6 किलो है, इसका भार 4 किलो है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा साइज़ में दिखाया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा, तो इसका मास 4 किलो, ये 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इस तरह गया, और ये इसका भार 6 किलो, 6 और 4 10 हो जाएगा, ये 10 किलो का बॉम्ब फटा, इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका भार 6 किलो, तो इसका मोमेंटम -24 और इसका मोमेंटम भी 24, तो इसका 24 पॉजिटिव, दूसरे फ्रेगमेंट का -24, ये इस तरफ है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, सो टोटल मोमेंटम फिर से 0। नाउ एग्जांपल ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। We have a bullet, its mass is 7 gram and it is a metal block of mass 7 kg। तो ये थोड़ा दूर है, बुलेट जो है फायर करी गई इसकी तरफ, इसकी स्पीड u है,
और ये बुलेट जो है इस स्टेशनरी ब्लॉक को हिट करती है। हमें ये दिया हुआ है कि टक्कर, ये बुलेट जब इसको हिट करती है, ये ब्लॉक जो है 70 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से आगे चलना स्टार्ट कर देता है। बुलेट जब इसके साथ टच हुई और ये दोनों एक स्पीड से आगे जा रहे हैं, जो स्पीड इसकी ब्लॉक की होगी वही बुलेट की, या यूँ कह लो इसके अंदर घुस गई है बुलेट। तो व्हाट इज़ द मास ऑफ सिस्टम? इट इज़ मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बुलेट, ये टोटल। और इन दोनों की स्पीड से ये वुडन ब्लॉक है, लेट अस सपोज इसके अंदर बुलेट घुस गई तो भार इतना हो गया और वेलोसिटी दोनों की सेम। तो इनिशियल मोमेंटम इन दोनों का, ये इधर लेफ्ट हैंड साइड, ये इनिशियल ये फाइनल। तो इसका मोमेंटम है एम यू, इसका मोमेंटम मास इसका, इसकी वेलोसिटी जीरो बिकॉज ये जीरो वेलोसिटी रेस्ट में था, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम इसका मास m प्लस m, वेलोसिटी v। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू, मास ऑफ बुलेट इज 7 ग्राम। 7 ग्राम मीन्स 7 इंटू 10⁻³ kg। इसके kg बनाने जरूरी हैं, और ये मास जो भी हो ये जीरो आ जाएगा। दिस इज 7 kg मास ऑफ द मेटल ब्लॉक and mass of bullet 7 into 10⁻³ and velocity of system is given 70. So we can calculate this is the velocity of bullet with which it hits the target. Now two more examples of law of conservation of momentum. A 40 kg shell is flying at a speed of 72 km/h. It explodes into two pieces. One of the two pieces of 15 kg mass stops. Calculate speed of other. तो we have a 40 kg shell. ये दो हिस्सों में टूट गया। 15 kg का एक हिस्सा है तो दूसरा डेफिनेटली 25 kg का होगा, और ये 15 किलो का जो पीस है ये रेस्ट में रहता है। तो इसकी वेलोसिटी जीरो, इसकी वेलोसिटी हमने निकाली, and velocity of this shell is given 72 km/h. तो convert it into meter per second, ये 20 मीटर पर सेकेंड बनेगा। तो ये है बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम ऑफ द शेल। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों जो इसके फ्रेगमेंट है उनका मोमेंटम जमा करेंगे, वो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, एंड इट शुड बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। सो ये दिस इज़ 40 kg और इनिशियल वेलोसिटी ये 20 है इसकी बिफोर एक्सप्लोजन, ये 15 kg का एंड इट इज़ एट रेस्ट, एंड दिस इज़ 25, ये हमने निकालना है। सो यू कैलकुलेट, इट गिव्स अस 32 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइनल एग्जाम, लास्ट एग्जाम्पल, इट इज़ अ मास 1 kg। इसका मास 1 kg, इट इज़ एट रेस्ट, और ये 3 टुकड़ों में टूट गया। 1 किलो का ब्लॉक 3 टुकड़ों में टूट गया, और ये है 1 नंबर फ्रेगमेंट, दिस इज़ M1 एंड दिस इज़ M2 2 नंबर, एंड दिस इज़ M3, एंड द रेशियो ऑफ देयर masses इज़ 1:1:3। इसका भार और इसका भार और इसका भार, यू कैन से इसका 200 ग्राम, इसका भी 200 ग्राम, और इसका 600 ग्राम। 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम 400, 400 प्लस 600 1 kg हो गया 1000 ग्राम। तो ये दोनों का भार बराबर, इसका भार यू कैन राइट दिस इज 200 ग्राम मीन्स इतने kg, इसका भार भी 0.02 kg। इसकी वेलोसिटी दी हुई है, इट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी भी दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल दे रखा है इन दोनों के बीच का 90, इस v1 वेलोसिटी एंड v2 वेलोसिटी के बीच में 90, और ये भी दिया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेलोसिटी 45 डिग्री के अंदर, और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री के अंदर। तो वी आर टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट जिसका भार इतना है 0.06 kg. So this is the question. A body of mass 1 kg explodes into 3 pieces of masses in the ratio 1:1:3.
टू पीसेस ऑफ इक्वल मासेस, इनका भार दोनों का बराबर, फ्लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ईच, फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रैगमेंट. So m given 1 kg, m1 is 0.02, I'm sorry, this should be 0.02. This is also 0.02 and this is 0.06. V1, V2 30, V3 निकालना है. So according to law of conservation of momentum, before explosion momentum 0 था, आफ्टर एक्सप्लोजन भी मोमेंटम 0 होना चाहिए. तो इसका मोमेंटम इसी, दिस इज v1 वेलोसिटी, इसके हेड से ये, दिस इज द हेड ऑफ v1, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एरो, इट इज़ v2 cos 45, और इस वेलोसिटी का ये दिस वेलोसिटी इज v2, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एरो, ये दिस द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस एरो इज v2 cos 45, और ये यहाँ से लंबे वाला एरो, दिस इज v1 cos 45. तो मोमेंटम ऑफ m1 अलोंग x एक्सिस, इट विल बी भार m1 और इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस. तो इसका भार है 0.02 और ये है हमारा v1 cos 45. सो ये हो गया 0.02 और दिस इज गिवन 30 और ये 707, 1/√2 मीन्स 0.707. इसी तरह इसका मोमेंटम सेकेंड फ्रैगमेंट का m2 इसका भार और इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, इसका भार भी इतना ही है 0.02 kg इनटू वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड और cos 45 0.707. सो दोनों का मोमेंटम बराबर. सो ये दोनों का मोमेंटम इस तरफ अलोंग हॉरिजॉन्टल जितना है, ये हो गया m1 v1 cos 45. दिस इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट फ्रैगमेंट अलोंग x एक्सिस, प्लस m2 v2 cos 45. तो ये है तीसरा फ्रैगमेंट, इसका मोमेंटम इस तरफ, इसकी मास m3, वेलोसिटी v3. सो ये मोमेंटम अलोंग x एक्सिस भी 0 होना चाहिए और अलोंग y एक्सिस भी 0 होना चाहिए, बिकॉज पहले इसका बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम 0 था, तो फाइनली एक्सप्लोजन के बाद भी मोमेंटम 0 होना चाहिए, मीन्स अलोंग x एक्सिस भी मोमेंटम 0, अलोंग y एक्सिस भी मोमेंटम 0. सो हमारा काम इसी से चल जाएगा. वी नीड नॉट टू टेक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस. तो ये दोनों फ्रैगमेंट का मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल या x एक्सिस, और ये तीसरा फ्रैगमेंट इसका मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल. तो ये m3 v3 शुड बी इक्वल टू दोनों फ्रैगमेंट का मोमेंटम अलोंग x एक्सिस. सो m3 v3 इज इक्वल टू दिस. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ये 0.06 है जी, दिस इज 0.02, वेलोसिटी गिवन 30, ये cos 45 1/√2, 1/√2 मीन्स 0.707. Similarly, this is the mass m2 and velocity v2, cos this you calculate, it gives you 14.14 meter per second. So that's all about in this lecture. Thank you for watching. Bye bye.